मैं बताऊं कि सुबह, अगर आप कहेंगे सुबह क्या करते हैं आप, तो मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ। फिर मैं उसके बाद बेटी के लिए बेटी को उठाता हूँ, बेटी को चुपके से उठा के लाता हूँ। फिर उसको हम लोग मेरी पत्नी ने हमें सिखाया भाई, उसको भाई पानी देना है, उसको ये देना है, वो देना है। और वो टैंट्रम थ्रो करती है सुबह सुबह, वो बड़ा भला बुरा कहती है। फिर उसको जो है दूध देता हूँ गर्म करके, तब तक मैं चाय भी बन रही होती है। तो और जो रात के बर्तन होते हैं वो मैं धो भी देता हूँ, और किचन को साफ़ सफाई करता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है किचन में काम करना। तो यही सब है। आम जो एक ज़िंदगी मिडिल क्लास की होती है, वो हम लोग जीते हैं पूरे तरीके से। और आजकल बेटी बड़ी हो गई तो उसको इस ट्यूशन में पहुंचाओ, उस ट्यूशन में पहुंचाओ, इसमें गाड़ी चला के यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसी सब में चीज़ों में बिजी रहता हूँ। फिर उसके बाद मीटिंग, फिर नीलेश जी के साथ भाई आज इंटरव्यू है, तो आज इंटरव्यू के लिए आ गए। बड़े शहर में मैं यहाँ कई साल रहा, और बहुत आसान है सिर्फ कैमरे का होकर रह जाना, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों का होकर रह जाना, सिर्फ मीटिंग में वो चेहरा पहन कर रह जाना। अपने आप को कैसे बचा पाया? हाँ, बहुत कम, बहुत इजी है, लेकिन उतना ही मुश्किल है। कैसे बचा के रख पाया? हम लोग बड़ी लिमिटेड ज़रूरतों के साथ जीते हैं। तो सबसे पहले मैं और मेरी पत्नी ने हमने निर्णय लिया कि हाँ, अपनी ज़रूरतें बढ़ने ही नहीं देंगे, ताकि हम अपने आप को बचाएं। वो बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम नहीं करेंगे, हम इंस्टॉलमेंट देने के लिए काम नहीं करेंगे, है ना। हम काम करेंगे अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए, और अपने आराम के लिए काम करेंगे। बिल्कुल चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए। हाँ, मुझे विदेश जाना है, आज घूमने का मन कर रहा है ना। मेरी बेटी को लेकर के इस साल जो है मुझे स्विट्ज़रलैंड जाने का मन कर रहा है। हम जाएंगे लेकिन स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए काम नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जैसा मैंने कहा ज़रूरतों को कम करने, उसमें ये भी आता है कि शूटिंग से आते हुए पत्नी का फ़ोन भी आ जाए कि भाई 1 किलो टमाटर लेके आया, तो उतर के टमाटर भी ले, वाह 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 वाह, है ना। तो अभी लेते हैं आप टमाटर? भाई मेरा ड्राइवर आएगा तो आपको बताएगा कब खरीदा है मैंने। कमाल है, वाह, है ना। तो मेरी जो सब्ज़ी वाली है वो जानती है कि भैया आए हैं जी, तो भैया को कौन सी सब्ज़ी दिखानी है। अच्छा। तो उसको मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं लेती, उसको पता है कि किसान का बेटा है, इसको पता है कि कौन सी ताज़ी सब्ज़ी है और कौन सी नहीं है, और कौन सी जो है कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई थी। जी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ऐसे आपने बचा के रखा? हाँ, क्योंकि आनंद भी आता है। नीलेश, मैं आपको सच में बताऊं, बड़ी मेहनत है यार जी। बड़ी मेहनत है प्रिटेंड करने में। इसका मुझे बहुत शुरू में ही एहसास हुआ था कि बड़ी मेहनत लगती है। शायद ये भी वजह है कि मैं पार्टियों में नहीं जाता हूँ, क्योंकि बड़ा प्रिटेंड करना पड़ता है। और दूसरा ये कि या तो इसको आलसपना भी, थोड़ा सा आलसीपना भी इस मामले में आता है कि यार कपड़े डिसाइड करना जो है मुझसे हो नहीं पाता है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ ये, बिल्कुल। मुझे बड़ी कोफ्त होती है, और वो मेरा डिज़ाइनर मेरे पीछे पड़ा रहता है कि मनोज सर ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज़ सर, आप मतलब थोड़ा सा सर डेनिम और शर्ट से भी बाहर निकलिए सर आप। अब क्या करें, उसको पता नहीं किसके पास पड़ा हुआ है वो। एक क्रिएटिव लोगों के साथ, और मेरा थोड़ा राइटिंग और इस सब में दखल रही, तो हमें लगता है कि हम थोड़ा प्रिविलेज्ड हैं, अलग हैं, ख़ास हैं। हमें टमाटर लाने के लिए मत कहो, हालांकि आप अपवाद हैं लग रहा है, पर ऐसा कभी लगता है कि दुनिया अकेला छोड़ दे, हमें अपनी चीज़ें करने दे? नहीं, मुझे टमाटर लाने में सुख है। मुझे इंटरव्यू पे मत बुलाओ। बहुत शुक्रिया कि आपने, है ना। मैं आलू और टमाटर लाने के लिए बांद्रा चला जाऊंगा, लेकिन किसी फंक्शन पे ना बुलाओ। किसी जगह जो है स्पीकर की तरह मत बुलाओ जी। मैं अमूमन जो मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपका प्रोग्राम देखेंगे तो ये झूठ खुल जाएगा, मैं कतराता हूँ।
जी ये सम्मान समारोह, ये कीनोट स्पीकर, जी यहाँ पे एड्रेस करना है, यहाँ पे ये ज्ञान बांटना है, वहाँ पे वो ज्ञान बांटना है। क्योंकि मेरा अब एक तो क्या है कि मैं अमूमन ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, और मुझे ज्ञान बांटने से नफ़रत है, क्योंकि हर दो व्यक्ति की जर्नी अलग है। और जिन बच्चों को मैं ज्ञान बांटने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि हर व्यक्ति अपने अपने जीवन को अपने अपने तरीके से सुलझाने वाला है, उसके साथ लड़ाई करने वाला है। जी मेरे बोलने से चीज़ें कुछ आसान नहीं होने वाली, है ना, सिवाय इसके कि मैं जाऊंगा और कुछ एक उनको अच्छा लगेगा कि एक फिल्म का एक्टर आया है, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं भागता हूँ फंक्शन वगैरह से। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत भागता हूँ, जहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ और बन करके होना पड़ता है, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि फिल्मों से ही हम लोग बहुत थक जाते हैं, फिल्म में कैरेक्टर करके बड़े थक जाते हैं। जी अब एक दूसरा मनोज बाजपेयी खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टमाटर आलू से मुझे बिल्कुल नफरत है। अच्छा। जी, वो मुझे लगता है कि मुझे बाहर की दुनिया में लोगों को जुड़ाव एक रहता है, जी लेकिन इन सब जगहों से मेरा थोड़ा तालमेल बैठता नहीं है। मनोज जी, आप पर्दे पर इतने गंभीर पात्र निभाते हैं, और वैसे मुझे लगता है कि आप खुद का मजाक उड़ाना और दुनिया का मजाक उड़ाना। मैं जब हंसी मजाक में पहले मैं बड़ा गंभीर रहता था। अच्छा। और मैं सच में कहूँ तो वैसे मैं ज़्यादातर इंट्रोवर्टेड आदमी हूँ। लोगों के बीच में हंसी मजाक करना आ चुका है मुझे, खुलना जिसे कहते हैं। क्योंकि मुंबई शहर में जब आप आए थे तो पहले तो बात ही नहीं निकलती थी कि भाई हम कौन हैं और हमारी काबिलियत क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। और ये शहर ऐसा है, शहर तो छोड़ दिया, शहर तो सारे शहर डिमांडिंग होते हैं, सारे अपने आपको कंपटीशन के दौर में धकेलते हैं जी और मुंबई उससे अलग नहीं है। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बाद में मुझे पता चला कि यार ये इंडस्ट्री है। और जब आप मुंबई सेंट्रल पे उतरे हैं जी तो आप अपने आप को बेचने आए हैं। हाँ बिल्कुल, सीधी बात है। बिल्कुल। चाहे आप अपनी कला बेचने आए हैं, चाहे आप मनोरंजन बेचने आए हैं, कुछ तो आप बेचने के लिए यहाँ पे आए हैं, नहीं तो रंगमंच तो सही था। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ जब मुझे विजडम हुआ, वो ज्ञान प्राप्ति हुई, तो मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, जहाँ पे सबसे पहले अपना मजाक उड़ाना सीखिए और खुल के बोलना सीखिए आप। जी आपने सही कहा, मैं अपना मजाक बहुत उड़ाता हूँ और अपने दोस्तों का भी मजाक उड़ाता हूँ। जी कई दोस्त मेरे गंभीर भी होते हैं, तो बेचारे बाद में समझ जाते हैं कि ये बेसिकली जो है न सिर्फ उनको हल्का करने के लिए करता हूँ, जब थोड़ा सा एक अपने आप को गंभीरता से न लेने का जो एक प्रैक्टिस है, वो ये भी है कि आप हंसी मजाक करते रहिए। नॉट टेकिंग योरसेल्फ टू सीरियसली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द टाइम एंड एज दैट वी आर लिविंग इन। जी। तो अगर आप किसी और को बता रहे हो, आपने कहा आप अपना मजाक उड़ाते हैं, कौन है मनोज बाजपेयी? हाँ, मनोज बाजपेयी जो है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कौन है मनोज बाजपेयी? एक बहुत ही अंतर्मुखी जी और जो जीवन मृत्यु के रहस्य को समझने में आज भी लगा हुआ है। अच्छा। बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये मेरी खोज शुरू हुई थी बचपन से और आज तक चल रही है। ये जीवन मृत्यु का चक्र क्या है। अच्छा जी। और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो ऐसा कोई भारी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सवाल मेरे अंदर में 8 साल की उम्र में भी था, जब मैंने पहली बार अपनी क्या था सवाल? चाची को जब पहली बार किसी को मरते हुए देखा, किसी की डेथ देखी, और जो मैं हिला, उसके बाद से जो खोज शुरू हुई, तलाश शुरू हुई अंदर में कि जीवन मृत्यु का ये चक्र है क्या। अगर ये जीवन के बाद मृत्यु ही है तो फिर जीवन क्यों है। जी। तो ये मनोज बाजपेयी वही है। मनोज बाजपेयी बेसिकली एक मुंबई शहर में रहते हुए, एक भगवान की दया से एक अच्छी खासी प्रसिद्धि देखते हुए भी एक गांव का लड़का है, जो गांव जाने के लिए हर हफ्ते सोचता रहता है। अच्छा जी। ये सच में? मैं आपसे कोई
प्रभाव डालने के लिए आपको कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं गांव कनेक्शन नहीं करूँगा ना मुझे इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल, वाह 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 वाह। जी। और मेरी पत्नी कहती है कि तुम हमेशा कहते हो कि अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तो तुम चले जाते, या बच्चा नहीं हुआ होता तो चले जाते, तुम कभी नहीं जाते। तुम वो फंसे हुए आदमी हो अपनी महत्वाकांक्षा और अपने गांव के बीच में। शायद वो सच है। जी। वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, और आप वो विडंबना भी समझ रहे हैं कि महत्वाकांक्षा एक तरफ और जी वो क्या करें, वो मेरे अपने आध्यात्मिक जो टीचर हैं जी वो कहते हैं कि तुम्हारा पर्पस जो है वो कुछ और ही है, और मुझे नहीं पता कि वो क्या है ना, वो बताते हैं। और मुझे, क्योंकि आज तक तो मुझे लगता रहा कि अभिनय मेरा पर्पस है, लेकिन शायद पर्पस जो है वो बड़ा भौतिक पर्पस है, शायद पर्पस कुछ और है। वो मुझे लेटर एज में पता चलेगा शायद उसकी जो है एक दिन जो है एकदम से जैसे क्राइस्ट को जो है एक लाइट आई थी वैसे मुझे आए। लेकिन बेसिकली क्या है कि वो जैसा आपने पूछा कि वो कौन है, तो यही जो उसकी सतत तलाश में है वही मनोज वाजपेयी है, और महत्वाकांक्षा और जड़ के बीच में फंसा हुआ एक व्यक्ति मनोज वाजपेयी है। वाह वाह। जैसे मैंने जब अपनी रेडियो की यात्रा शुरू की और बाकी चीज़ें करने लगा, मुझे एक मोमेंट याद है कि मैं कोटा में था और मैं ग्रीन रूम में था। मैं लाइव स्टोरी टेलिंग भी करता हूँ, और बाहर वो हॉल पैक था, कुछ 2-3 हज़ार लोगों का, और वो मेरा नाम पुकार रहे थे और मैं ग्रीन रूम में सुन रहा था। जी जी। इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग एंड वो आई डिडंट नो हाउ टू डील विद इट, राइट। क्योंकि मैं भी अंतर्मुखी ही रहा हूँ। मतलब मुझे कोई डर नहीं है स्टेज पे जाने में या वगैरह, लेकिन मैं एक ऐसे हॉल में हूँ जहाँ मेरी बात हो रही हो तो मैं कोने में बैठ के सुनना चाहूँगा, मैं बीच में नहीं जाना चाहूँगा। जी जी जी। और ऐसा भी कि पहचाना जाना, पब्लिक में न बैठ पाना, जी जी जी, ये उसके साथ ही आता है। जी जी बिल्कुल। एक जो कीमत चुकानी पड़ती है जी। ऐसे। तो अब कैसे डील करते हैं आप इस फेमिलियरिटी से? मतलब कि मैं थोड़ा सा उसमें बड़ा विरोधाभास है, इसको मैं लगातार देखता रहता हूँ अपने अंदर में। और मेरे मित्र, एक आध मित्र है मेरे, ज़्यादा मित्र नहीं है, और वो भी बोलते हैं मुझे, और मेरी बेटी भी। अब जैसे मेरी बेटी ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, आप पापा तुम सेल्फ़ी क्यों नहीं दिया तुमने उसको। तो सेल्फ़ी से मुझे थोड़ी नफ़रत है, क्योंकि इसमें दूसरा आदमी मेरे बहुत करीब आता है जो कि मुझे पसंद नहीं है, है ना। वो मेरा व्यक्तित्व है। हाँ, कि मैं इतना ज़्यादा अंतरंगता एक अनजान आदमी के साथ में मुझे पसंद नहीं आता। एक सैंक्टिटी है, एक सैंक्टिटी है स्पेस की। कभी कभी किसी को दे भी देता हूँ, है ना। तो मेरी बेटी ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया उसने, पापा तुम अच्छा, ही वॉज नाइस, मैंने वाई यू गेव सेल्फी। मैंने कहा या ही वॉज नाइस, आई आस्क्ड फॉर सेल्फी, आई गेव इट टू हिम। एक दो बार उसने बोला पापा ही वॉज नॉट नाइस। मैंने कहा क्यों, आई डोंट इवन नो हिम। नो बट डिडंट गिव हिम सेल्फी। तो मुझे लगा कि यार ये बच्ची के लिए ये उसको संदेश जा रहा है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ उसी को मैं सेल्फी खिंचवाता हूँ, जिसको पसंद नहीं करता हूँ उसको सेल्फी नहीं खिंचवा रहा हूँ। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तो थोड़ा उस पर काम कर रहा हूँ। मैं इस कल्चर का नहीं हूँ, और जो लोग सुन रहे होंगे जिनको सेल्फी नहीं दिया होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कई ज़्यादातर समय में। जी। क्या कोई ऐसा एक लम्हा था जब आपको ये लगा कि आप मशहूर हो गए? वो तो सत्या के बाद ही हुआ था। अच्छा जी। एनी मोमेंट? और वो क्या, वो तो सत्या जैसा मोमेंट जो है ना, मेरे ख्याल से अमजद खान साहब को ही आया था। मुझे लगता नहीं है कि किसी को इतना अचानक आया था। मेरे ज़िंदगी में बड़ा अचानक आया, और अमजद खान साहब के भी बड़ा अचानक आया था कि उन्होंने शोले रिलीज़ हुई और वो बड़े हो गए। उसी तरह से बिकू महात्रे आया और मैं अचानक से लगा कि जैसे पता नहीं कोई कहाँ, मतलब अब मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा। ऐसा एक लाइटनिंग जैसे होता है ना, उस तरीके से मेरे साथ हुआ था कि पूरा हिंदुस्तान जो है
और बाहर भी जा रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं आपको घेरे जा रहे हैं। तो वो ये लम्हा क्या था, पूरा 1 साल ऐसा चला था। जी जी। और इस घोर सफलता के दौर के बाद एक ऐसा दौर भी आया जब असफलता भी आई, असफलता उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो देखिए मैं जब आया था 98 में, ज़रा वो दौर याद कीजिए 98 का। अगर आप गूगल करेंगे कि सत्या, उस साल आपको सत्या ही दिखेगी 98 में, राइट। कोई आगे पीछे इस तरह की फिल्म नहीं दिखेगी। और इस इंडस्ट्री में उस दौरान भी खान्स का रूल था, उसके अलावा अक्षय थे, अजय थे, ये सब लोग रूल कर रहे थे। हम जैसे लोग, अकेला मैं था और अकेला एक राम गोपाल वर्मा, है ना। शेखर कपूर आए थे तो उन्होंने एक बैंडिट क्वीन बनाई थी, उसके बाद विदेश चले गए थे। एक साउथ में थे मणिरत्नम साहब। जी जी हाँ बिल्कुल। हमारे लिए कोई फिल्म नहीं बनाता था। मैं घर पे बैठा रहता था। मैंने ठान रखा था कि मैं विलन नहीं बनूंगा कमर्शियल फिल्मों में, मैं करूंगा अपने मन का काम करूंगा। रोल बहुत आते थे नीलेश, उस दौरान में लोग कैश देते थे पैसा, और सूटकेस में पैसा साइनिंग अमाउंट आता था मेरे पास में। मैं किराए के घर में रहता था, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के किसान का बेटा था मैं। मुझसे ज़्यादा ज़रूरत पैसे की किसी को नहीं थी। 6 भाई बहनों का परिवार, सबको खड़ा करना था, तो मुझसे ज़्यादा ज़रूरत पैसे की किसी को नहीं थी। तो सारे पैसे को ना करना, मुंबई शहर में किराए के घर में रहना, बहुत बड़ी बात। और अपना एक गोल बनाना कि आपको करना क्या है, उसको लेकर के स्पष्ट होना, इन सब चीज़ों को ठुकराना, मेरे ख्याल से लोगों को अब जो है थोड़ी सी मनोज भाई को थोड़ी सी शाबाशी देनी चाहिए कि शायद छोटा सा योगदान इसका भी रहा है कि इन सारे इस जो समय बदला है और कंटेंट जिस तरह से आया है और जिस तरह से बहुत सारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स नए तरीके के बिजी हुए, थोड़ा सा तो योगदान बनता है कि उसको स्वीकार करना लोगों के लिए। उसमें कुछ नहीं है, आप ही बड़े आदमी माने जाओगे। वाह, बहुत निश्चल हैं आप बहुत सादगी है आप में। जो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो मर जाऊंगा मैं। उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। देखिए कॉम्प्लिकेट तो मैं अभी कभी कर दूं जी, निश्चलता मैं अभी कभी हटा दूं, बड़ा अच्छा आता है क्योंकि मैं एक्टर आदमी हूँ जी, और दुनिया भी बहुत देख ली है मैंने। लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत है उसमें, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, तो उसमें थकान हो जाएगी। लेकिन वो जो दौर था जब आपने चीज़ों को ना कहा, और वो क्या एक तब आपने क्या असली दोस्तियाँ क्या होती हैं और नहीं जो होती हैं उनको देखा आपने, रिश्तों को दरकते देखा? देखिए बहुत सारी दोस्तियाँ धीरे धीरे करके छटनी शुरू हो गई। जी बहुत सारे लोग अचानक से दोस्त भी बन गए थे, जी, और जो कि मुझे सब कुछ दिख रहा था। जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से बड़ा संजीदा इस टाइप का आदमी रहा हूँ जो जीवन मृत्यु के रहस्य को तलाश कर रहा है। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वो बदलते हुए व्यवहार को तो आराम से समझ सकता है। तो उस मामले में तो मैं बड़ा चीज़ों को बड़े मेरे सामने बड़ी नंगी होती थी मेरे सामने चीज़ें। आप उसको पिन पॉइंट किसी को नहीं करते हो क्योंकि चाहते हो, आप जानते हो कि यार यही जीवन का नियम है, चलने दो, सब साथ में मटन खा रहे हैं, अपना दारू पी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आपके फिल्में आपको नहीं मिल रही हैं या जो अलग तरीके की फिल्में कर रहे हो आप, वो फिल्में जाहिर है नहीं चलेंगी भाई, वो दौर ही नहीं था उस तरीके की फिल्मों का। बिल्कुल। और मुझे अभी भी याद है फिल्म फेयर में किसी ने मेरा इंटरव्यू किया था, उसने कहा था कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ, एंड आई सेड आई सी माई सेल्फ गोइंग डाउन द हिल, एंड दे वर क्वाइट सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो मैंने कहा कि बिकॉज मैं जिस तरह की फिल्में करना चाहता हूँ फिल्में चलती नहीं हैं, और सारी फिल्में जो है सत्या होती नहीं हैं, तो आई एम ओनली गोइंग डाउन द हिल, एंड एवरीबडी इज whoever is expecting a lot big from me, they are all going to be disappointed because I will not be doing what they are expecting me to do. And this is exactly how it has happened. Right. So I was expecting this. After 7 years, I went down the hill completely. जी उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं, उसमें बहुत सारी दोस्तियाँ, बहुत सारे लोगों को जिनको मैंने सोचा था कि ये ग्रुप के लोग हैं, सब साथ में बढ़ेंगे, सब बिखरे भी। मैं दोस्तियाँ टूटी? मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं टूटी थी। अच्छा। जनाब
लेकिन मैंने देखना शुरू किया बदलते व्यवहार को, तो मैंने दूरी बना ली, क्योंकि जिस तरह का व्यक्तित्व मेरा रहा है कि मैं देखता हूँ कि अच्छा ये यहाँ से दूसरी तरफ जा रहा है, तो मैं शुरू में ही मैंने आपको कहा था कि भैया मैं अलग हो जाता हूँ। जी। और मेरा अलग होना, अकेले चले जाना ना, मुझे मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से है ना, अपना रास्ता खुद बनाना। नहीं मतलब मैं अकेले रहूँ तो अच्छा ही लगता है मुझे। वो तो उनको सब गए, और फिर इधर मेरा करियर डाउन हुआ, और उसके बाद सब के सब गायब, एवरीबडी, एंड व्हेनेवर आई एंड मोस्ट सम ऑफ देम बिकेम वेरी सक्सेसफुल, एंड most of those guys I could never. What really surprised me कि till now they don't recognize the fact that Manoj Bajpayee has supported them in reaching where they reached. You know, तो सलीम साहब का इंटरव्यू देख रहा था आपका, उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, शायद आपके इंटरव्यू में या किसके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि देखो जो शुक्रगुजार जो आदमी है उससे ज़्यादा तमीज़ वाला आदमी कोई नहीं है, क्योंकि मैं शुक्रगुजारी मांग नहीं रहा हूँ, वो खुद हो रहा है, तो वो बहुत तमीज़ वाला है ना कहीं आपके एक छोटे से योगदान को रिकग्नाइज कर रहा है अपने जीवन में। लेकिन जो शुक्रगुजार नहीं है उससे ज़्यादा जलील इंसान भी कोई नहीं है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि जो भी हुआ उसके साथ अच्छा उसने खुद ने किया, और किसी का योगदान नहीं है। तो मैं सिर्फ देखता था, फिर कहता था ठीक है, दैट्स वेरी गुड। तकलीफ होती नहीं, फिर आप देखिए तकलीफ तब होगी जब आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन जब आप गाहे बेगाहे आपकी नज़र पड़ गई किसी के इंटरव्यू पे और किसी का, और वो रिकग्नाइज नहीं करे। अब मैं अगर रिकग्नाइज नहीं करूँ कि तिग्मांशु धूलिया मुझे शेखर कपूर के पास लेके गया था, तो मुझसे बड़ा जलील इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। भाई वही लेके गया था, ये सत्य है। शेखर कपूर की फिल्म में मैं था, राम गोपाल वर्मा ने मुझे वो रोल नहीं दिया होता तो मैं कहीं नहीं होता, शायद ये पूरा मूवमेंट नहीं होता। तो अगर मैं इसको रिकग्नाइज नहीं करूँ तो मुझसे बड़ा जलील इंसान कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि अकेले तो आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। ये तो मतलब जग जाहिर बात है। नहीं, हम सब किन्हीं ऐसे लोगों की दोस्ती और उनका अटेंशन, उनकी मदद की वजह से ही बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अब चूंकि बातचीत निकली है तो अशोक पुरम नाम के, वो अभी भी मेरे दोस्त हैं, अब बड़े रहीम किस्म के इंसान हैं, कभी आपका साबका भी पड़ेगा उनसे। वो साहब आते थे मेरे कमरे में दिल्ली में, और मेरे भाई को ना, तब तक मेरा भाई मुझको लेके आ गया था, मैं वो अपना कुछ स्टडी वगैरह कर रहा था, तो आते थे और कहते थे कि ये 600 रुपया है, ये मनोज से मैंने कर्जा लिया था, दे देना। और वो नौकरी करता था मेरा दोस्त। अच्छा। तो मेरा भाई आते कहता था कि ये भैया तो आपके पास ही 600 रुपया कहाँ से आया आपको उनको देने के लिए, यहाँ पे हम लोग मटन नहीं खाए इतने दिन से आपने 600 रुपया उनको दे दिया। तो मैं समझ जाता था कि ये अशोक पुरम का एक तरीका था मुझे हेल्प करने का, बिना लोगों को जताए हुए। तो अगर मैं अशोक पुरम के उस योगदान को स्वीकार नहीं करूं या पहचानूं नहीं, तो मुझसे ज़्यादा जलील आदमी कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। या उन सारे दोस्तों को जो आज तक मेरे साथ हैं, हम लोग का परिवार हो गया, हमारे बच्चे हो गए, मिलना जुलना उस तरह से नहीं हो पाता है, फ़ोन पे बातचीत होती है, हम एक दूसरे की खुशी में उतने ही खुश होते हैं, एक दूसरे के दुख में उतने ही दुखी होते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे अशोक पुरम हो, चाहे निखिल वर्मा हो, चाहे विमल वर्मा हो, चाहे राजीव गौड़ हो, ये संजीवा वत्स मेरा दोस्त है, बहुत ही प्रतिभावान है ना। शायद उस तरह से भगवान ने नाम नहीं दिया उसको, लेकिन उसकी प्रतिभा जो है मैं कभी भी कम नहीं आंकता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें रिकग्नाइज करने की बात होती है। बिल्कुल। ये इस सारे, मैं थोड़ी बोलूँगा नीलेश यार मैंने किया तुम्हारे लिए यार, तुम प्लीज़ बोल देना ना, बात समझ ना। बिल्कुल। तो वो दूसरा जिसने किया है वो कभी नहीं वो क्यों बोलेगा। दिस इज़ अप टू यू, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकग्नाइज इट। और जब यश और प्रसिद्धि आती है तो कई बार रॉ में बह जाना, हमें पता नहीं लगता शायद कब हम वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं। यश और प्रसिद्धि अपने आप को उस गंभीरता से लेने, जब आप लेते हैं जी, तो बहुत ज़रूरी है कि यश और प्रसिद्धि को भी उतना ही टेम्परेरी माने आप जी। वो, क्योंकि यश और प्रसिद्धि बड़ा ये टर्म है, ऑब्जेक्टिव है ये मसला, और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या,
ये सवाल हमेशा बना रहेगा, इसके बाद क्या। अगर आप जाएंगे, आज के सबसे बड़े अमीर में से एक हैं हमारे मुकेश जी, आप उनसे भी पूछेंगे तो वो कहेंगे भाई अब अगला क्या, अब वो अगले की तलाश में है। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इस हिंदुस्तान ने श्री अमिताभ बच्चन जी से ज़्यादा पॉपुलर स्टार देखा नहीं है, लेकिन जब आप उनके पास भी जाए पूछेंगे तो उनको भी सारा अर्थहीन लगेगा। तो आप जितनी जल्दी ये बात समझ ले उतना बेहतर है आपकी अपनी सैनिटी के लिए। तो गांव से रिश्ता कैसे आपने अभी तक जोड़ा? बहुत ज़्यादा जाते हैं बहुत ज़्यादा, जी जी। और मैं बीच में कुछ लंबा गायब इसलिए हो गया क्योंकि मैं कुछ एक चीज़ों में लगा रहा, लेकिन मैं गांव और गांव से जुड़ी हुई जीवन पे मेरा पूरा कंट्रोल है पूरी तरीके से। कहाँ है आपका गांव, कैसा है आपका? बिलवा गांव है, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत गांव है। अच्छा। और मैं जब कहता हूँ तो कतई ये मत मानिएगा कि मैं, चूँकि मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है, इसलिए आप मुझे बताइए, मैं आपको दृश्य खींचता हूँ। आप भी गांव में रहते हैं जी। एक दृश्य खींचता हूँ आपको। आप सुबह आप घर के बाहर निकलते हैं और सामने आपको पहाड़ी दिखाई देती है हिमालय रेंज की। अच्छा। ठीक है। और सर्दियों के दिनों में वो हिमालय के ऊपर में बर्फ़ दिखाई देता है और बर्फ़, सूरज की किरणें उस बर्फ़ से टकरा करके उसका जो रिफ्लेक्शन है आपकी तरफ आ रहा है। वाह। ठीक है। सर्दियों में इतनी सर्दी कि आपकी हड्डी तक जमा दे, और गर्मी में इतनी गर्मी के बाहर निकले तो लू से बुखार हो जाए या आपकी मौत भी हो जाए। ठीक है। ठीक हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर पे घना जंगल है जिसे अब टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ पे 32 बाघ हैं। अच्छा जी। अभी मैं गया था तो रेंजर साहब ने जो है हमको पूरी काउंटिंग बताई, लेकिन वो आप गिन नहीं पाएंगे कभी, एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेपाल और बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर पोरस है, राइट। तो समझ नहीं आता है कि 132 हैं कि 132 हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ जो है विचरते रहते हैं। जी। और मेरा गांव पहाड़ जंगल छोड़ने के बाद इतनी हरियाली होती है कि धान ऐसे फेंक दीजिए और कोई भी उसमें और खाद मत डालिए, वो उग आएगा, अपनी मर्जी से उगेगा। वो इतनी उपजाऊ धरती है। मेरे घर के एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ नहर है। और बीच में नदी का नाम क्या? नदी का नाम बोलूँगा तो सुने हंसेंगे आप, हड़बड़वा बोलते हैं। हड़बड़ करके आती है क्योंकि पहाड़ी नदी है। अच्छा। इसलिए हड़बड़वा नाम। अचानक सूख जाती है। अच्छा। अचानक भयानक बाढ़ आ जाती है क्योंकि उधर से पानी खोल देते हैं। जी। अच्छा, वाह। बचपन कैसा था? बहुत अच्छा था, नदी और नहर में नहाते हुए। आज भी स्विमिंग पूल में जब तैरने जाता हूँ तो मेरी बेटी एम्बैरेस हो जाती है, कहती है पापा प्लीज़ डोंट स्विम, यू स्विम लाइक अ क्रेजी मैन। क्योंकि नदी नहर में हम लोग तैरने वाले लोग हैं, तैरते कम हैं, हाथ पांव ज़्यादा मारते हैं। हमने भाई स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग नहीं सीखी थी, हमने नदी पार करने के लिए स्विमिंग सीखी थी। वाह वाह, है ना। तो हमारी अब अपनी अंग्रेज बेटी को मैं कैसे समझाऊं इस बात। और क्या खुराफात करते थे गाँव में? बहुत ज़्यादा खुराफात, मतलब क्या, वही मतलब वो धान के जो है आपके फसल कटने के बाद जो पूरा बोझ उनके रखे हुए होते हैं जी, खलिहान में, ऊपर नीचे हाय, मतलब लुका छिपी। मेरी माँ डिक्टेटर, पूरी डिक्टेटर। अच्छा। मेरे पिताजी बड़े ही शालीन और शांत स्वभाव के। मेरी माँ देखेगी आपका प्रोग्राम तो बहुत डांटेगी। आज भी हम 6 भाई बहन जो हैं, अगर किसी से सच में डरते हैं, 77 साल की उम्र है, लेकिन अगर वो गंभीर हो जाए तो आज भी जो है हम, मतलब समझिए कि पैंट वगैरह लाइन पे अभी भी। फिर हम जाते थे नेपाल बॉर्डर की तरफ जी, पूरा सामान लेके, सब लोग दोस्त भाई वगैरह जाके वहाँ पे हम लोग वहीं पे मुर्गा वगैरह बनाते थे, ईंट वगैरह लगा के। अच्छा। और मसाला वगैरह लेके जाते थे। थोड़े बड़े हो गए तो बियर लेके चले जाते थे। जी। वो आपका जो सपना था एक्टिंग का, जी, तब तक मुखर हो चुका था? सर वो पता भी नहीं कब मुखर हो गया था। अच्छा। मुझे शायद, मैं हमेशा देखता हूँ, मेरे ख्याल से 80% लोग इस दुनिया में, ये मेरा अनुभव है, शायद मुझे आप सही कर सकें, 80% लोगों को बहुत सालों तक, कॉलेज तक नहीं पता होता है कि उनको करना क्या है। बिल्कुल।
मैं उन 20% भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनको शायद होश संभालते ही पता चल गया था कि करना क्या है। और मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ जब मेरे गांव से पास के 15 किलोमीटर दूर पे कस्बे के पास तक के लिए बस नहीं थी। तो शायद ही कोई मोटरसाइकिल जा रही होती थी, शायद ही कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही होती थी, बहुत मुश्किल से। तो किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था कि वो आपको जो कस्बे तक पहुंचा दे, फिर आप ट्रेन लेकर के आप डिस्ट्रिक्ट टाउन बेतिया पहुंचे जहां पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो आपको जयंती जनता ट्रेन हुआ करती थी उस दौरान में। वो जयंती जनता ट्रेन में आपको रिजर्वेशन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भगवान का नाम लेते हुए चढ़ जाइए, और जब टीटी पिछला वाला कंपार्टमेंट में आए भाग के दूसरा कंपार्टमेंट में चढ़ जाइए। तो मुगल सराय, कानपुर, अलीगढ़, तो मतलब लुका छिपी चल रही है। 18 साल की उम्र में निकल गया था नीलेश। और जज्बा ऐसा था कि डर कभी लगता नहीं था। एक तो हॉस्टल में भी रहा था, और 6 भाई बहनों का निम्न मध्यम वर्गीय किसान का परिवार ऐसे ही बड़े जज्बे वाले होते हैं, क्योंकि बचपन से छोड़ दिए जाते हैं जी। जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो हम लोग ऐसे ही जो है बड़े कॉन्फिडेंट लोग थे इन टर्म्स ऑफ गोइंग आउट, इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल। राइट, हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट लोग थे कि भाई हम जी लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप की यात्रा कैसी रही, अगले कदम कैसे रहे? थिएटर, मतलब दिल्ली आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक तो मैं हॉस्टल में पढ़ता था जी। हॉस्टल से पढ़ने के बाद फिर 11th-12th के लिए आपको जो है बाहर कॉलेज में जाना पड़ता था जी। महारानी जानकी कुंवर कॉलेज से किया था 11th-12th। तो वो जो 2 साल थे ना मेरे बड़े रेस्टलेस थे। अच्छा। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना कुछ थिएटर उटर का कोई सीन नहीं है बेतिया शहर में, और मैं जिसे कहें कि लफाजी कर रहा था, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सारे दोस्त मिलके सिर्फ मारपीट करते थे, स्ट्रीट फाइट्स होती थी, है ना, यही सब चलते थे सर। लेकिन उस 2 साल ने मुझे ज़िंदगी का एक बड़े कमाल का अनुभव से लेके गया कि वो स्ट्रीट फाइट्स, वो जो लोकल गैंग पॉलिटिक्स, इन सब में पड़ गया मैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा। और मैं, क्योंकि मन नहीं लग रहा था, रहना नहीं था बेतिया में जी। आना था दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम सुना था, नसीर साहब और राज बब्बर साहब और इन सब लोगों के इंटरव्यू पढ़े थे मैंने, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में जानता था मैं। तो मुझे वहाँ से निकलना था। नाटक करने के लिए कोई मंडली नहीं थी, तो यही सब काम करते थे। आज उसको मारा, आज उसको मारा, लड़ाई झगड़े, यही सब गैंग पॉलिटिक्स, इन्हीं सब में लगा रहा। अच्छा। तो और चूँकि मैं ऐसी माँ का बेटा था कि डर नाम की चीज़ ही नहीं थी, वो आज भी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों में मैं पढ़ा 2 साल के लिए, और अचानक से मेरे फादर ने कहा तुम निकलो यहाँ से। कुछ एक चीज़ें हो गई थी ऐसी, उन्होंने कहा तुम निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए है नहीं जगह। तो फिर मैंने कहा कि वो जा रहा है एडमिशन लेने के लिए। मेरा एक दोस्त था रविंद्र चौधरी, वो जा रहा था हंसराज कॉलेज में एडमिशन के लिए आ रहा था। उसने कहा कि तू भी चल, लेकिन मेरा रिजर्वेशन हो गया है। वो बड़े ही ताव के साथ बोला उसने, तो और तेरा रिजर्वेशन नहीं है तो तू मेरे साथ में आ जाना, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो मैं वही ट्रिक अपनाते हुए, टीटी आया उधर आया टीटी उधर, फिर वापस घूम के पीछे, तो ऐसे ही करके फिर हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली और उसके भाई के पास हम लोग रहे और वहीं पे एडमिशन लिया, और फिर अपनी ज़िंदगी। और जो उसके बाद देश दीपक नाम का एक दोस्त था हमारा, अब गुजर गया वो, बड़ी दुखद उसका देहांत हुआ बीमारी से। वो डायरेक्ट करना चाह रहा था एक प्ले हेनरिक इब्सन का, एनिमी ऑफ द पीपल। तो उसको पता चला कि एक लड़का है जो बहुत इंटरेस्टेड रहता है नाटक करने में, तो वो आया मेरे पास, और मैं स्ट्रीट थिएटर करना शुरू कर दिया था। शमसुल इस्लाम करके थे, अच्छा, जो पॉलिटिक्स पढ़ाते थे वो। बिल्कुल। तो इस्लाम साहब के साथ मैंने प्ले देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो मैंने सीधा जाके बोला कि मैं भी बड़ा रुचि रखता हूँ नाटक वाटक करने में। तो हाँ, उन्होंने कहा आ जाओ। तो मैंने कहा बड़ा ईजी है तो। और वो जो गली गली नुक्कड़ क्षण की इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे जी इतने वर्ष से जी। और मैं उन लोगों के साथ बहुत बिजी हो गया। निशांत नाट्य मंच करके था उनका लेफ्ट लीनिंग वाला था जी पूरा मसला, और मुझे तो नाटक करने से मतलब था जी। लेकिन वहाँ पे जाने से फ़ायदा क्या हुआ कि वो किताबें देते गए,
कभी चेखोव की किताबें देते थे, कभी टॉल्स्टॉय की किताबें देते थे, कभी मार्क्स भी दे दिया पढ़ने के लिए। अंग्रेज़ी बहुत बुरी थी, आती नहीं, तो अंग्रेज़ी भी सीख रहा था मैं। 3 साल जो नीलेश, मैंने कम से कम नहीं भी तो 350 से 400 स्ट्रीट थिएटर के प्लेस के शोज़ किए इस्लाम साहब के साथ। मैंने हिंदुस्तानी ड्रामेटिक सोसाइटी, हिंदू कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी और रामजोस कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी के साथ 3-4 प्लेस किए। मेरा दिन किसी भी मेरे क्लासमेट से ज़्यादा बिजी रहता था। एक बार दिलीप सिमियन साहब बहुत ही जाने माने प्रोफेसर हमारे मॉडर्न इंडिया पढ़ाते थे। तो एक बार मैं पहुंचा तो हमारे रामजोस कॉलेज में आपको बहुत ही फेमस था हिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो स्टीफन और हिंदू के भी लड़के आकर के बैठ जाते थे और किरोड़ी मॉल के भी। तो सीट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आइए वाजपेयी साहब आप आइए, बैठिए भाई, इनको सीट दीजिए, ही डिज़र्व्स अ सीट। तो मुझे लगा मजाक उड़ा रहा है, दिलीप इज़ मेकिंग फन ऑफ। तो मैंने कहा सर मजाक क्यों उड़ा रहे हो सर? अरे आप, देयर इज़ ओनली वन पर्सन इन दिस होल क्लास who is very clear about his future. तो इस तरह से टीचर्स के साथ भी मेरा रिश्ता था, बड़ा दोस्ताना था जी। वहाँ पे 3 साल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो मुझे शेप अप किया, दैट वाज समथिंग एल्स। फ्रॉम द वो कैथलिक स्कूल से, बोर्डिंग से निकलने के बाद जो 2 साल मेरा पूरा आवारापन में गया था जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ने ना सिर्फ ला करके ट्रैक पे खड़ा किया, बल्कि आगे का पूरा भविष्य का रास्ता क्लियर किया मेरे लिए। तो बात करने का लहजा, बात करने का ढंग, हिंदी सीखना, उर्दू सीखना, अंग्रेज़ी सीखना, पॉलिटिक्स पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, यू नो, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव लर्नड इन दोज 3 years, यू नो। अपनी बेटी के बारे में बताइए। हाँ, बड़ी शैतान है। मेरे ख्याल से वो जो 2 साल जो मैं रहा था ना, जो था मैं, वो पूरी है। वो पूरे जीवन के लिए है। अच्छा। पता नहीं आपका प्रोग्राम अगर नाना पाटेकर साहब देखेंगे तो वो हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। जो पैदा हुई तो मेरा मेरे कुछ जानने वाले हैं, राजीव करके हैं, वो पटना के, तो उनका फ़ोन आया कि भाई जी बधाई हो। भोजपुरी में उन्होंने कहा भाई जी बाबू बहुत पूजा पाठ भी कराते हैं और एस्ट्रोलॉजी का भरपूर ज्ञान है उनको, ज्योतिष का। बिटिया का आप जन्म बताइए, बिटिया का ये बताइए, हम कुंडली बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा कुंडली, हमें ले लो जन्म, तुम कुंडली बना दो, कुंडली बना करके रख देंगे, है ना। लेकिन बच्ची है, जब तक बड़ी नहीं होगी तो हम तो उसको बाँच नहीं सकते हैं, क्योंकि बाँचना तो हम अलाउड ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं अलाउड नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ तो बता ही दूंगा आपको। मैं ठीक है। मैंने कहा जब आइएगा तो वो कुंडली में लेते आइएगा, उसको अलमारी में हम रख दूँ। हम लोग का यहाँ परंपरा ही है कि बच्चे की कुंडली शुरू में बनवा करके उसको अलमारी में रख देते थे। और भूल जाते थे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तब किसी से बाँचने के लिए बोलेंगे। तो मैंने भी कहा चलो ये तो राजीव कर देगा। तो वो उधर से आया पटना से, बम्बई कभी कभी आता रहता है। तो उसने कहा भाई जी हम आए हुए हैं, कब आए मिलने? हमने आ जाओ। तो बिटिया का हम कुंडली भी लेके आए, मैंने लेके आ जाओ, बुला के रख देंगे। वो आया, चाय पीने बैठे और उसने कहा कि ये देखिए, और पुराने ढंग से जैसे कुंडली बनाते थे ना, गोल गोल करके लेके आया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, एकदम नॉस्टैल्जिया हो रहा था कि हमारे बचपन में ऐसी कुंडली बना के माँ बाप हमारे रखते थे। वो उसको करके मैंने अपनी पत्नी को कहा कि शिवाना आप इसको रख दीजिए, ये बाद में दिखवाएंगे। तो उसने कहा अरे भाई जी 1-2 बात तो अलाउड है बताना। मैंने कहा बता दो। तो उसने कहा लेडी नाना पाटेकर है। और सही निकला? वैसे ही है। अच्छा, पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट है नाना को कि नहीं है, लेकिन भाई कॉम्प्लीमेंट ही है। अच्छा, वाह, अच्छे पिता हैं आप? कोशिश करता हूँ। अच्छे पिता का डेफिनेशन तो वो शायद ये जजमेंट बेटी देगी when she will be at the age of 30. Right. Before that, she will go through her own test and trial. And sometimes she would like her mother, sometimes she would like her father. She will keep, oscillating between these two. But sad, after 30, she will be able to judge both of us correctly. अभी तो खैर
उससे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हम उनका नाम नहीं पूछा मैंने, आपकी आवा बेटी। आवा हाँ। आपको क्या लगता है कि आजकल बहुत से नई पीढ़ी के लोग जो जिस इज्जत से आप अपने टीचरों की बात करते हैं और अपने मेंटोर्स की बात करते हैं, वो नहीं रहा क्या आपको लगता है, या ये मेरी गलतफहमी है? नहीं है, लेकिन वो इज्जत है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। मेरे ख्याल से जो लिहाज था, लिहाज का हमारा डेफिनेशन जो सा अलग था। हाँ। इनके लिहाज का डेफिनेशन अलग। अब छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको। मैंने अपनी बेटी से कहा, अभी हम जा रहे हैं अंकल के पास में, मेरे डायरेक्टर दोस्त थे, मैं उनके पास जा रहा था। मैंने कहा कि आप ज़िद कर रहे हो कि आप मेरे साथ आओगे, आप आओ। 8 साल की है मेरी बेटी। मैंने कहा कि लेकिन आपको उनको नमस्ते करना पड़ेगा, आप अच्छे से नमस्ते नहीं करते हो। ये एक बाप की बेटी के साथ में बातचीत हो रही है। तो कह रही नहीं मैं करती हूँ, है ना। मैंने कहा नहीं आप नहीं करते हो। एक मैं कहता हूँ आप हिंदी में बोलो, आप हिंदी नहीं बोल रहे हो, आप बिल्कुल पापा की बात नहीं सुनते हो। मैं कहता हूँ नमस्ते करो, आप नमस्ते नहीं करते हो। फिर वो गई, फिर जा करके उसने हेलो अंकल बोल दिया। तो मैं वापस जा रहा था तो मैंने कहा कि यार तुमने फिर हेलो बोला, मैंने तुमको कहा था तुम नमस्ते करो। तो पापा इट्स ऑल द सेम थिंग, है ना। तो जो एक्सप्रेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जनरेशन से, शायद वो एक्सप्रेशन उनके पास वो वाला एक्सप्रेशन नहीं है। और हम कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ये सोच करके कि हम जैसे एक्सप्रेस करते थे वैसे क्यों नहीं कर रहे। शायद उनका एक्सप्रेशन हेलो में है। ये मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ। खूबसूरत बात कही आपने, है ना। तो हमको भी थोड़ा सा ना अपनी ज़िद छोड़नी होगी। कॉपी पेस्ट क्यों हो? हाँ, कॉपी पेस्ट क्यों? वो थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा हमको इस जनरेशन को लेकर के, क्योंकि समय अलग है जी। और जिस समय के हम लोग हैं उस समय से लेकर के जब तक कंप्यूटर आया था, और कंप्यूटर के बाद का समय देखिए आप, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। तो आप इन सब से दौर से ये समाज गुजर चुका है, और हम कह रहे हैं कि ये वैसे क्यों नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। बिल्कुल। और असल में तो जो 2000 का साल है वो भी एक नॉस्टैल्जिया है। वो पुराना, उस समय के जो फ़ोन जो हमारे लिए बहुत नए थे, वो नॉस्टैल्जिया हैं आज की पीढ़ी के लिए, कि ऐसे भी कभी फ़ोन होते थे जिसमें टच स्क्रीन नहीं होता था। अच्छा, दादी से बिना इसके भी बात होती थी, वीडियो जी। तो और हम लोग जिस समय के हैं उस समय तो मतलब फ़ोन पे भी बात होती थी। और मान लीजिए कि पटना से दिल्ली बात हो रही थी, जोर से बात करनी पड़ती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ। ऐसा लगता था जितनी दूरी है उतना ज़्यादा जोर से पूछा। मैं नैनीताल में पीसीओ में लाइन लगाता था, या कभी दिल्ली में लगाता था। यही पिता होना बदल देता है हम लोगों को। थोड़ा जिम्मेदारी तो है। अब क्योंकि एक नन्ही सी जान की आप सारे करता धरता आप हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी का एहसास तो, और दूसरा क्या है कि हम लोग बड़े न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। तो आपके पास एक या दो होते हैं, और आपका दायरा बड़ा सीमित होता है। हम लोग जो बड़े हुए तो हम 5-6 थे, लेकिन खेलने को और पलने को पूरा मैदान था, पूरी धरती थी, ऐसा लगता था। बिल्कुल। ये पहाड़ भी अपना है, ये जहाँ तक देखो अपना है। अभी तो क्या है कि वही 1500-2000 बिल्कुल है, सही बात। इतने में आपकी ज़िंदगी सिमट जाती है। पड़ोस में कहीं पार्क हो गया तो बड़ी नियामत है। और अगर मुझे जो डर लगा रहता है कि मेरा बच्चा कोई इसको स्पॉइल्ट न बोले, तो शायद एज अ फादर मैं उस बात से बड़ा डरता हूँ। एक उसका बुखार मुझे डराता है, और एक मुझे उसका स्पॉइल्ट होना डराता है। दो चीज़ें बड़ी डराती हैं। आत्मनिरीक्षण करते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि अभिनेता को किसी जगह बैठ करके दूसरे को ऑब्जर्व करने से अच्छा है कि वो आत्मनिरीक्षण करे। जितना वो ज़्यादा अपने द्वंद्व को, अपने अंतर्विरोध को समझेगा, वो उतना ही ज़्यादा किसी भी कैरेक्टर को समझ पाएगा। Because it's very difficult to understand anybody else's contradiction without understanding your own contradiction. Right. It's very difficult, very very difficult. मैं समझ ही नहीं पाऊँगा, रिलेट ही नहीं कर पाऊँगा दूसरे के अंतर्विरोध को, अंतर्द्वंद को, जब तक मैं खुद के गहरे ना उतराऊँ। और क्या निकलता है उस मंथन से? लगातार जारी है।
वो द्वंद्व और अंतर्विरोध तो ऐसा है कि वो तो इंसान का नाम है। लिखते हैं आप? नहीं, मैं थिएटर के समय में लिखता था, अब नहीं लिखता हूँ। अब नहीं लिखते? भूख है लिखने की? नहीं, भूख नहीं है। मुझे दूसरे का लिखा हुआ पढ़ने की बड़ी भूख है। अच्छा। हाँ। मैंने 2 नाटक लिखे अच्छा। और उन 2 नाटकों में लिखने के बाद ना एक तो ऐसे ही अकेला तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वो और भी लोनली जॉब है। जी, हाँ, बहुत ही लोनली जॉब है। ट्रूली लोनसम। हाँ, और मैं ना वो उस तरह की लोनलीनेस को मैं चुप रहता हूँ, मैं लोनली फील नहीं करता हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस, यस, है ना। मैं कभी लोनली नहीं महसूस, मुझे उससे मैं उसके साथ में रिलेट नहीं कर पाता हूँ लोनलीनेस से। जैसे अलीगढ़ में प्रोफेसर सीरस का रोल किया था, वो लोनली आदमी है ना। बहुत अच्छा। अब मैं चाह रहा था कि अगर दिनकर जी का लिखा कुछ सुनाते हमें। अरे याद कहाँ है नीलेश यार, तो इस पे गूगल पे ढूंढे क्या? कुछ भी दे दीजिए, मैं पढ़ दूंगा। कुछ और भी दे दीजिए, कोई मतलब कविता पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, दिन में एक तो पढ़ता ही हूँ। कोई किसी न किसी नए को भी उठा के पढ़ लेता हूँ। अच्छा जी, अभी मेरे एक दोस्त है, उसने एक करीब 28-29 साल की लड़की है, मॉडलिंग करती। उसने आज सुबह नहीं, 2 दिन पहले भेजा था एक कविता अपनी लिखी हुई है। नहीं, मेरे पास है नहीं। और उसने कहा कि सर ये अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज दिए, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप भी लिखें तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। अरे वाह, बहुत बहुत मुझे बहुत मज़ा आता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं ढूंढता हूँ कुछ आपके लिए। ये चाय बनवा ना। हाँ हाँ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये वो वाला शो है जिसमें जा सकता है, जा सकते हैं। खड़ा वहाँ कैमरे के सामने खड़ा होना अलाउड नहीं है। मैंने आपके लिए दिनकर जी की 5 कविताएं ढूंढी हैं। अच्छा, कोई भी दे दीजिए, मैं बस एक सरसरी निगाह से देखूंगा, पढ़ दूंगा। अब दिखना भी चाहिए ना सर, उम्र भी होती जा रही है। जला आस्याँ बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। वाह। दिनकर जी आपके सबसे पसंदीदा? इसलिए कि बचपन में हम लोग एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में, क्योंकि इनमें ड्रामा बहुत होता था इनकी लिखाई में। जी जी। और जोश, एनर्जी बहुत है। तो और जब उस तरह के ज़्यादा आपको इंटर कंपटीशन चल रहा हो, इंटर स्कूल कंपटीशन चल रहा हो, पूरे बिहार के स्कूल के लोग भाग ले रहे हों, तो हम लोग जो है दिनकर साहब को चुनते थे उस दौरान में। और मान लीजिए कि इंटर क्लास चल रहा हो जी, तो हम लोग जो है निराला, अच्छा, बच्चन साहब, अच्छा, इनको चूज़ करते थे। अच्छा। कि जहाँ आराम से कुछ चीज़ों में, जहाँ पे कोई जो है, कोई उस तरह के जो है गर्दन जो है लाइन में नहीं है, मतलब तलवार के सामने नहीं है, तो हम लोग बच्चन साहब को या निराला साहब को चूज़ किया करते थे। रोते हैं कभी? अभी आज सुबह मैं रो रहा था। क्यों? आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें था योगानंद जी ने एक स्कूल खोला है, योगदा, रांची में। तो वहाँ पे उन्होंने एक हिरन भी पाल रखा था। हिरन जो था वो एक दिन जा रहे थे बाहर, तो उन्होंने कहा कि मैं शाम तक आऊँगा। अब इसको सुबह का खाना दे दिया, बच्चों को बोला कि भाई कोई का खाना न मत देना, क्योंकि एग्जैक्टली भाई हर जानवर को अलग अलग हिसाब से खाना दिया जाता है, कोई भी अनजान आदमी नहीं दे सकता उनको। वो जब तक आए, एक शरारती बच्चे ने उसको खूब सारा दूध पिला दिया था हिरन को। बच्चों ने और सब ने कहा कि वो हिरन तो मर रहा है, तो ये भागे भागे गए। हिरन तो बहुत ही मतलब मरणशैया पे था। इन्होंने उसको पकड़ा, अपने गोद में डाला, मेडिटेट किया, मंत्र पढ़े कुछ, बड़े पहुँचे हुए योगी।
वो धीरे धीरे उसने आँख खोली, उसको जाकर के अपने कमरे में लिटाया, वो थोड़ा ठीक होने लगा। अच्छा। रात को इनको सपना आया जिसमें हिरन ने कह रहा था कि तुम मुझे अपनी आसक्ति के कारण मुझे क्यों बांध के रखे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने की इजाज़त दो, मैं ये शरीर तो छोड़ूं, मुझे तुम जाने नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने उसको सपने में जाने दिया। फिर ये उठे तो चिल्लाए कि वो अरे देखो वो हिरन मर गया, है ना, और गए। वो हिरन उठा, 2 कदम लड़खड़ाया और इनके चरणों पे गिर के मर गया, क्योंकि इनकी आज्ञा चाह रहा था वो। तो मैं बहुत रोने लगा, तो मुझे इस वाक़े ने रुला दिया। आपके अभिनय पे पिताजी क्या कहते हैं? बहुत खुश होते हैं। मेरे पिताजी बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं, और ख़ास करके मैं कहूँगा कि मेरे दोनों माता पिता, मेरा गांव, मेरे भाई बहन सबसे पहले, और मेरी पत्नी, इन लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया मेरे पद्मश्री को ना, मुझे लगा कि यार जीवन सफल हो गया। वाह। हाँ, मतलब इतना मेहनत, इतना मतलब इतनी ट्रायल एंड ट्रबुलेंस एंड ट्रायल ट्रिबुलेशन से गुजरे आप, इतना ज़रा क्योटिक रहा, इतनी मार धाड़, इतने रिश्ते टूटे, इतने रिश्ते बने, इतने बिट्रेल हुए, इतनी बार ऊपर गए, इतनी बार नीचे गिरे कि जहाँ से लोगों ने समझा कि ये खाक में मिला, वहाँ से फिर आप उठे, फिर तो ये सारी जो चीज़ों से होकर के जब आप गुज़रते हैं, अपना बचा करके रखते हैं, और अंत में जब आप माँ बाप का, जब पहली बार उनका इंटरव्यू आपको कोई भेजता है जिसमें वो कहते हैं कि भगवान ऐसा बेटा सबको दे, है ना। मेरे पिता कहते हैं कि मुझे उसके अभिनय में मोतीलाल जी की छाप दिखाई। वाह, ये तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। तो मेरे भाई बहन कहते हैं कि भाई इन्होंने तो बाप का फ़र्ज़ निभाया। मेरी पत्नी मुझसे कहती हैं कि यार दिस इज़ इट यार, मतलब हो गया यार। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स दैट दैट इज़ कम्प्लीटली ओवरवेलमिंग फॉर अ लॉन्ग जर्नी, for a miraculous journey and miraculous career that I've had. These are the compliments, they really tell you that yes, you've done everything right. वाह, वाह। आप अकेले कुछ नहीं करते हैं। If Manoj Bajpayee is sitting here talking, reminiscing about his journey, there are whole lots of people to be credited for. Whole lot of people that I need to thank. There are teachers, there are friends. कॉलेज में जो मुखर्जी नगर में मेरे साथ लड़के रहते थे, जो मुझे जो मेरे कभी मेरा किराया देते थे, जो कभी मुझे मेरा इलाज कराते थे, जिन्होंने कई बार मुझे मलेरिया में अपने गोद में उठा करके डॉक्टर तक लेके गए हैं, जो अपना कपड़ा ला करके दे देते थे पहनने के लिए। It's those people. बिल्कुल। Those people, those are the people. Barry John और Robin Das और देवेंद्र राज अंकुल और N.K. Sharma. There are so many people to really thank. So अकेले तो कोई कहते ना, अकेला चना तो भाड़ भी नहीं फोड़ता। मनोज बाजपेयी क्या चीज़ है। और उन्होंने कभी शुक्रिया नहीं मांगा और नहीं अपेक्षा की। उनको मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मनोज बाजपेयी ऐसे ही देता रहा है और ऐसे ही देता रहेगा। और उल्टा मैं एम्बैरस कर देता हूँ उन लोगों को। अभी पद्मश्री मिलने के बाद N.K. शर्मा से बात हुई, मैंने कहा तूने भैया तुझे भी क्रेडिट जाता है। अब 1 घंटा मुझे कुछ नहीं जाता है। फिर बैरी जोन को फ़ोन किया मैंने थैंक यू बैरी। बैरी जोन आजकल धर्मशाला में अकेले रहते हैं जी। थैंक यू बैरी, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आई हैवंट डन एनीथिंग, इट्स यू। तो मैं तो देता रहता हूँ, लेने को तैयार नहीं होते हैं। वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत थैंक यू, शुक्रिया इतना थैंक यू। वक्त दिया आपने। कुछ नहीं, गप मार रहे थे। हाँ, ये तो अच्छा लगा, ये अच्छा है, चलाते रहिए, शाम तक चलती रहेगी। यही मिजाज है। बिहार बेलवा गांव का आदमी, हम लोग बाजार में चले गए तो गप सप जो है चालू हो जाती है। फिर लाओ रे चाय, लाओ रे पेड़ा, लाओ रे बतकही।
है ना। एक आप लहरी महाशय जी का नाम सुने हैं? नहीं। मैं लहरी महाशय जी जो है ना क्रिया योग में सेकंड गुरु जो थे, अच्छा। है ना, बाबा महावतार के बाद। तो उनका वो बनारस में रहते थे, तो उन्होंने भोजपुरी में उनका एक लाइन था, बनत बनत बन जाई। यही है स्लो इंटरव्यू। बना तो बन जाइए। आपने आज परिभाषित कर दिया। ठीक है।